इनको सीट डिवीज़न और अपने अलायंस पार्टनर्स बहुत अच्छे से चुनने होंगे ताकि 2024 के चुनाव करीबी नज़र आए, कम से कम अभी की सिचुएशन में जो नहीं नज़र आ रहा है। बजट 2024 वाला देखते हो तो स्पेशली उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन निकाली हैं जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब हम मणिपुर का इंस्टेंस लें जो कि मीडिया भी उतना कवर नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए था। लोकमत कॉन्क्लेव में आज बहुत सारे छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी ओपिनियन जानेंगे आने वाले चुनावों से लेकर तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर। और जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी यहाँ पर आए, हमें ज्वाइन करें, अपनी बातें लोगों के सामने रखें कि आखिर तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर उनकी राय क्या है, क्योंकि यही हमारे युवा है जो आने वाले इलेक्शंस में वोट भी करेंगे, सरकार बनाएंगे भी और हो सकता है कि गिराए भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेरित है, मैं ARST कॉलेज से हूँ। प्रेरित, आप यहाँ पर कॉन्क्लेव अटेंड करने आए हैं, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना यह है कि NDA अलायंस अभी के सिचुएशन में बहुत मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स और सीट डिवीज़न अभी तक उस तरीके से नहीं कर पाया है। और आज के कॉन्क्लेव में भी जैसे सचिन पायलट जी आए थे, उनसे ये सवाल भी किया गया था इसके बारे में कि आपका सीट डिवीज़न पे क्या सिचुएशन रहेगी। हालांकि उन्होंने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया, तो हम उस सिचुएशन में उम्मीद करते हैं कि हमारे पास एक मजबूत ऑपोजिशन के रूप में या इवन इफ सत्ता में आए, जो कि एज ऑफ नाउ बहुत मुश्किल लग रहा है, तो अगर ये हो पाए तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको सीट डिवीज़न और अपने अलायंस पार्टनर्स बहुत अच्छे से चुनने होंगे ताकि 2024 के चुनाव करीबी नज़र आए, कम से कम अभी की सिचुएशन में जो नहीं नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक मजबूत ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है और ऑपोजिशन कहता है कि हमें कमज़ोर किया जा रहा है। आपका इस पर क्या पॉइंट है? ओके मैम, सो ऑन दिस पॉइंट बेसिकली द थिंग इज़ कि अगर देखा जाए तो अभी पिछले कुछ 10 से 15 साल में भारत में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। और रेदर देन द फैक्ट कि अगर आप बहुत पहले की बात देखते हो, जब से हमें पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम या 200 साल का जो पार्टीशन से पहले का टाइम था, उस टाइम पे डेवलपमेंट इंडिया में इतना नहीं था। और उसके बाद अब जैसे अगर आप 10-15 साल में देखते हो, स्पेशली आप जिस 5 to 10 ईयर्स बीजेपी गवर्नमेंट टाइम में देखते हो, तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको लगता है लड़कियों के लिए खासकर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? यस मैम, अगर आप एक चीज़ को कंपेयर करके देखते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले का टाइम और बीजेपी गवर्नमेंट से एक्चुअली बाद का टाइम, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इस टाइम का यूनियन बजट 2024 वाला देखते हो तो स्पेशली उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन निकाली हैं जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि लड़कियों के लिए भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मानते हैं कि युवाओं के लिए उस लिहाज से डेवलपमेंट हुआ है जिसका दावा भाजपा करती है? जी, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम स्टूडेंट्स को भी देख रहे हो, हमें डिजिटली थोड़ा इतना नहीं सपोर्ट मिलता था। हमें इस अब इंडिया जो है डिजिटल इंडिया की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, तो हमें उसके कारण काफ़ी हमें स्टडी मटेरियल में भी हेल्प मिलती है। कभी हमें कम्युनिकेशन करना हो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशान है। ईशान, जिस तरह से राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल हुए, लोगों ने अपने घरों में दिए जाए, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि इसका राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक युवा होने के नाते क्या आपके सेंटिमेंट्स राम मंदिर से जुड़े हैं? क्या उसकी जगह विकास होना चाहिए, राम मंदिर को विकास नहीं माना जाना चाहिए? मैम, एक इकोनॉमी में एक टर्म है स्पिरिचुअल इकोनॉमी और टूरिस्ट इकोनॉमी। व्हेन अ प्लेस ऑफ रिलीजन इज डेवलप्ड देन उसका एक ऑटोमेटिक अपना इकोनॉमी होता है। जैसे फ्लावर सेलर्स या फिर जो पूजा रिलेटेड आइटम्स जो सेल कर से ब्रास और मेटल वेयर की जो इंडस्ट्री, आई बिलीव मैम उससे अयोध्या में बढ़ावा मिलेगा। और मैम कौशल भारत और उत्तर प्रदेश और एक जो GI टैगिंग का भी पॉलिसी है, उससे शायद से मतलब अयोध्या से की जो एक स्पेसिफिक कोई क्राफ्ट है उससे भी शायद इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो आपको लगता है स्पिरिचुअल टूरिज्म में यूपी आगे बढ़ेगा? मैम यूपी आगे बढ़ेगा मैम, और भी स्टेट्स ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म मैम एक ये मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं मैम। जैसे मध्य प्रदेश भी उज्जैन महाकाल कॉरिडोर अडॉप्ट कर रहा है। राजस्थान में जैसे कि ना, गुजरात में बहुत सारे जैन टूरिस्टिक साइट्स को मैम उनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज को मेंटेन करके डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान भी डेवलप हो रहा है मैम। साउथ के कुछ स्टेट्स भी इसे डेवलप इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं मैम। बहुत सारे जो लोग हैं ये आरोप लगाते रहते हैं कि सिर्फ एक धर्म को लेकर आगे भाजपा बढ़ रही है। आपका नाम क्या है? माँ, मेरा नाम अभय है। अभी मानते हैं कि सिर्फ एक धर्म को लेकर बीजेपी बढ़ रही है और फिलहाल डेवलपमेंट सिर्फ एक ही धर्म का हो रहा है? मैम, अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो स्टार्टिंग से फिलॉसफी रही है वो हिंदुत्व फिलॉसफी रही है। तो बीजेपी काफ़ी क्लेम करती है कि इंडिया हैड अ
हिंदू पास्ट और उसको काफ़ी प्रमोट भी करती है। बट अगर देखा जाए, अब हम मणिपुर का इंस्टेंस लें, जो कि मीडिया भी उतना कवर नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए था। तो मणिपुर में आई रेड कि 220 के अराउंड चर्चेस विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वर डिस्ट्रॉयड। एंड मेथी साइड पे भी, कुकी साइड पे भी काफ़ी लोग मरे हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट बीइंग शोन इन द मीडिया एज सच, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक मेथीज जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट। तो अगर देखा जाए तो अभी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ये टारगेट कर रही है हिंदुज़म के, उनका मेन जो वोटर टारगेट है वो वही है, हिंदूज ही हैं, तो मतलब एक धर्म को लेकर ही चल रही हैं। कह As सकते they हैं। claim. हाँ, एज ए क्लेम। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो मीडिया है वो काफ़ी चीज़ों को नहीं दिखाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और स्टूडेंट्स को उसमें बहुत मदद मिल रही है। तो आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया में कोई खबर है जो मीडिया ना भी चलाए तो वो छुप सकती है? जी, हमारे यहाँ पर जैसे कि सोशल मीडिया के काफ़ी माध्यम अभी मतलब डेवलप कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं रहता अभी के टाइम पे जो कि कवर ना रहे, जो मतलब इन एनी वे वो मीडिया में शो हो ही जाता है। तो अगर हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि कोई मीडिया कवर कर रही है न्यूज़ या नहीं, तो मे भी कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको मे भी एक पॉइंट पर दबाया जाता है या फिर शो नहीं किया जाता नेशनल टेलीविजन पे, बट somehow that youth is trying to uncover that fact कि जो भी मतलब ऐसे न्यूज़ या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जो नहीं दिखाया जा रहा, तो सोशल मीडिया पे कवर हो जाते हैं काफ़ी। ट्विटर अभी जैसे एक्स है हमारा, एंड उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद रेडिट हो गया, ये काफ़ी अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर लोगों को मतलब काफ़ी जल्दी न्यूज़ मिल रही है इनके बारे में। सर, आपका नाम क्या है? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत, आप अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में फ़िलहाल मौजूद हैं, मैं सही हूँ? अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर देश में 2 धड़े बटे हुए हैं। कोई कहता है कि इनके विचारों को दबाया जा रहा है, कोई कहता है कि इनके विचारों पर ही चलना चाहिए। आपकी राय क्या है? मेरी राय में देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स को साथ में लेके चलना चाहिए। हम ऐसा भी नहीं है क्योंकि कास्टिज्म हमारे देश में डीपली रूटेड कर चुकी है, हम उसे इग्नोर करके भी डेवलपमेंट की तरफ चल सकते, और पूरा उसके ऊपर फोकस देके हम डेवलपमेंट को भी नहीं दबा सकते। तो दोनों को बैलेंस में लेके ही चल सकता है हमारा देश। हालांकि राजनीति में इस बैलेंस की संभावना काफ़ी कम ही नज़र आती है। आपके पास एक बार और आऊँगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। लगता है एज अ यूथ वो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा आपको इम्पैक्ट कर रही है? मेरा मानना यह है कि जो पहली यात्रा जो दक्षिण से लेके उत्तर तक की थी, उसमें वो फिर भी सक्सेसफुल थी। अभी की यात्रा जितना मीडिया कवर कर रही है उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है जितनी पहली यात्रा थी। उसमें असम के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी हुआ, FIRs वगैरह भी हुई राहुल गांधी के खिलाफ, और भड़काऊ भाषण के भी आरोप लगे हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि ये यात्रा उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी कांग्रेस खुद अपेक्षा कर रही थी, और दूसरा मींस लोगों ने जो पहली यात्रा देखी थी उसके बाद जो अपेक्षाएं बनी थी। तो मेरा मानना ये है कि उतना प्रभाव नहीं डाल पाई जितना कांग्रेस ने अपेक्षा की थी। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है और मैं कमला नेहरू कॉलेज से जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात, तो आपसे तो बहुत ज़्यादा सवाल हमें पूछने चाहिए। खैर, हम आपसे ये पूछेंगे, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक से दूसरी पार्टी में जाना, फिर दूसरी से तीसरी और फिर वापस पहली में आ जाना, ये एक ट्रेंड सा बन गया है। आपकी राय इस पर क्या है? मतलब आज के समय में अगर हम देखें तो जितनी भी पार्टीज़ हैं सब में ये हो रहा है, सब में, और ये काफ़ी बहुत पुराने टाइम से ये शुरू हो गया था। हर पार्टी में ये देखा जा रहा है कि कोई अपनी, और एक तरीके से हम इसे ये भी देख सकते हैं कि अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा किया जाता है बेसिकली, ताकि मतलब और लालच भी दिया जाता है उन्हें, दूसरी पार्टीज़ द्वारा खरीदे जाते हैं। आज के टाइम पे MLAs MPs खरीदे जाते हैं, उन्हें होटल्स में रखा जाता है, 5 स्टार होटल्स में, और उन्हें ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद उन्हें ख़रीदा जाता है। तो ये बेसिकली ये इंडिविजुअल वो हो गया कि अपने फ़ायदे के लिए हमने पार्टी बदल दी, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में। लेकिन कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को उस पार्टी में रखने के लिए भी किया जा सकता है जहां हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कांग्रेस में अभी हैं तो कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उससे हम अग्री करें। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि पार्टीज़ चेंज करने का, बट बेसिकली आज के टाइम पे जितना हम देख रहे हैं ये प्रॉफिट पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, ये है देश का युवा। आया राम गया राम से लेकर 2024 के चुनाव हो या न्याय यात्रा हो, हर मुद्दे पर ये अपनी राय रखना जानता है बेबाकी के साथ, और यही आने वाले वक्त में सरकार बनाता भी है और गिरा भी सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।